हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का हिस्ट्री का क्लास 7 का चैप्टर 5 चल रहा है आज। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। तो ज्योग्राफी क्लास 8 का स्टार्ट किए हुए हैं। तो हमारा सीटेड अगस्त का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। अगस्त 2026 का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक को एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, साथ में बुक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसका एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, हम लोगों का इंटेंशन क्या रहेगा कि हमारा एसएसटी में 60 में 55 आना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये सब कंप्लीट होने के बाद हम लोग लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, हम लोग इससे पहले जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर डिस्कस किए थे, हम लोगों ने देखा कि इस तरीके से राज्यों का उत्थान हुआ, पतन हुआ, मतलब डेवलप हुआ, फिर वो गिरा। ठीक है, तो इसी के बीच में बहुत सारे शहर और गांव का भी डेवलपमेंट हुआ था। बहुत ही लंबे समय के बाद जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन देखने को मिला यहाँ पे। और हम लोगों को ये भी पता है कि हमारा उस समय समाज जो था ना, वो वर्ण में विभाजित था। वर्ण के नियम अनुसार वर्ण क्या था, 4 वर्ण था ना। पहला जो था ब्राह्मण था, ठीक है। दूसरा जो था वो आपका क्षेत्रीय था, यानी राजपूत था। तीसरा जो था ये आपका वैश्य था। चौथा जो था वो आपका शूद्र था, है ना। तो इन चारों का जो विभाजित हुआ था ना, वो उनके काम के आधार पे किया गया था। जैसे ब्राह्मण का काम क्या था, पूजा पाठ अनुष्ठान करना था, ठीक है ना, राजा। और जो आपका क्षेत्रीय थे, उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। इस तरीके से जो है हमारा समाज विभाजित था। ठीक है, इसके अलावा भी जो है आपका बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे, और इससे उच्च और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ के कारण क्या हुआ था ना, कि ये जो वर्णों के नियम अनुसार जो विभाजित हुआ था, इसके कारण जो यहाँ पे जो अमीर था और गरीब के बीच में जो है बहुत ही डिस्टेंस गैप हो गया था। ठीक है, जो अमीर थे वो अमीर होते जा रहे थे, जो गरीब थे वो गरीब होते जा रहे थे। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना, लोगों जो नीचे वाले जो लोग होते थे, ठीक है, तो उसको हमेशा दबा के रखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े शहर से परे जनजातीय समाज। अब देखिए, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। जैसे कि हमारा एक तरफ समाज जो था ये वर्णों में भी विभाजित था। ठीक है ना, 4 वर्णों में विभाजित था। चारों वर्णों का अपना अपना काम था। कोई एक, अगर कोई छोटा जो है, जैसे ब्राह्मण, जैसे कि आपका क्षेत्रीय है, तो वो ब्राह्मण वाला काम नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण है वो क्षेत्रीय वाला काम नहीं कर सकता है ना। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों का समाज इस चीज़ को मान रहा था, उसी तरीके से एक अलग समाज था, जो कि ब्राह्मण जो ये नियम बनाया था उस, और जो ये कर्म कांड बनाया था। ठीक है, कर्म कांड मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्म के अनुसार जो वर्णों को यानी समाज को जो विभाजित किया गया था, ठीक है, उसको ये नहीं मानता था। वो क्या, वो कौन थे, तो वो आपका जनजाति लोग थे। तो प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये लोग नातेदारी के संबंध से बंधे हुए रहते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविका पार्जन करती थी। कुछ दूसरे जनजातियों के लोग, तो आपको पता है कि अब जनजाति लोग थे, तो जनजाति लोग क्या करते, तो ये तो या तो कृषि करते, या तो जंगलों से जो है अपना पालन पोषण क्या करते थे। ठीक है, एवं शक्तिशाली, एक मिनट यहाँ पे देखिए क्या है, शिकारी संग्राहक या एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। देखिए बलोच, ये जो है बलोच क्या है, शक्तिशाली जनजाति थी। क्या थे, दूसरी जनजाति के लोग शिकारी संग्राहक या आपका या एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। यहाँ पे हमको लग रहा है कुछ छूटा है। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पे कुछ छुटा है क्या, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुटा हुआ था। तो इस शक्तिशाली जनजाति, याद रखिएगा, बलोच है। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। किस में बटा हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछा जाता है। अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गडेरियों की जनजाति रहती थी। ठीक है, पश्चिम हिमालय में गडेरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप की सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरे जनजातियों की पूरी तरह प्रभुत्व
थे, ठीक है। उत्तर पूर्वी भाग में कौन कौन थे, तो नागा थे और अहोम थे। अहोम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मौजूद बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया था, लेकिन वो पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों की के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया था। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। यद्यपि ये उड़ीसा बंगाल में भी रहते थे। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि झारखंड और बिहार में मुंडा और संथाल जनजाति भी रहते थे, कि जो है ये उड़ीसा और बंगाल में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेर लोग पाए जाते थे, जिसको जो है राजा मानसिंह जो है हराया था, अपना अधीन किया था। कर्नाटका और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरा तथा कई दूसरे जनजातियों के निवास स्थान थे। देखिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोली है और बेराद है ना। और कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतार, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी, ठीक है। भील इंपॉर्टेंट है। भील की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतियार और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे, ठीक है। और भीलों की कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है खाना बदोश और घूमतू लोग कैसे रहते थे। तो खाना बदोश जो है चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। समझ में आ रहा है ना खाना बदोश क्या होता है, जो कि जानवर को पालन पोषण करते हैं और उसके साथ ही रहते हैं, उसके आगे पे उसी के मतलब साथ जो है घूमते रहते थे, दूर दूर तक निकल जाते थे, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। उनका जीवन दूध और अन्य पशु चारे, तो उनका जीवन जो रहता है जानवरों पर ही डिपेंड रहता था, जैसे कि दूध हो गया या मांस हो गया, इस तरीके से, ठीक है। वो खेतियार गृहजों से अनाज, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम, यानी जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, जानवरों पर सामान लाद के जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है आपका ले जाया जाता था। तो जो लोग ऐसा करते थे ना, कभी इस जगह है कभी उस जगह, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बंजारा लोग कहते हैं। उसको हम लोग बंजारा कहते हैं, मतलब बंजारा लोग नहीं, बंजारा कहते हैं। तो ये एक व्यापारी खानाबदोश था, ठीक है। एक बंजारा लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारी लोग थे। ये लोग क्या करते थे, जैसे कि इस जगह से अगर उन्हें कोई माल जो है, कोई सामान जो है सस्ता मिल जाता था, तो वो उसको वहाँ पे ख़रीद लेते थे और फिर दूसरी जगह ले जाके उसको बेच दिया करते थे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए क्या है, जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज लेकर जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खान की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। अब मतलब समझ रहे, जब भी युद्ध होता था ना, तो उन लोगों को खाना भी तो बहुत दिया जाता था, तो यही लोग लेके जाते थे। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन हम लोगों का छूट गया है। उनका कारवा टंडा कहलाता था, ठीक है। क्या कहलाता था, टंडा कहलाता था। खानाबदोश और भ्रमणशाली समूह, खानाबदोश घूमतू लोग होते हैं। अब ये मतलब यही बता रहा है, जैसे कि फेरी वाला लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाके घूमते हैं ना और सामान बेचते हैं, तो उसी तरीके से ये लोग भी रहा करते थे। देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा कि 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी ने बंजारों के वर्णन में लिखा है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के टंडा से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु घर गृहस्थी बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टंडा में कई परिवार होते थे। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वो सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वो खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है, अभी ये चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ठीक है।
कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां थी, एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी लोग। अच्छा, तो ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी स्किप करते हैं। बस वही चीज़ को बताया जा रहा है किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घूमते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घूमतू सौदागरों का काम करते थे, ठीक है। नर्तक हो गया, गायक और अन्य तमाशन बीनों भी की भी जनजातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। मतलब जैसे होता है ना, नर्तक या जो गांव-गांव में घूम के मतलब कुछ करतूत दिखाते हैं, ठीक है ना, डांस करते हैं या कुछ भी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ, जैसे जैसे गर्भ अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ, अब 4 वर्ण में विभाजित था, लेकिन इस वर्ण के अंदर भी छोटे छोटे जाति लोग हैं फिर से, यानी ये जाति जो वर्ण है वो जातियों में विभाजित हो गई थी। जैसे ब्राह्मण के बीच नई जातियाँ सामने आई, दूसरी और कई जनजाति और सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जाति का दर्जा दे दिया। जैसे कि सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। तो वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का, पहले तो वर्ण था, 4 वर्ण था, ठीक है, लेकिन अब जो है जाति में विभाजित हो गया था। हमारा समाज जो है जाति में विभाजित हो गया था। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक्य में स्थित वैयाकोंडर उद्यान के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वो रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। इन्होंने इस जाति का कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि आपको पता है सोनार का काम क्या रहता है, सोना का काम रहता है, ठीक है। लोहार का काम रहता है, तो सोनार, लोहार, ये जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये क्यों बोलते हैं, ठीक है। और ये उसके काम के अकॉर्डिंग जो है ये हम लोग जाति में उसको विभाजित किए थे, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षेत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों के ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वो हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान गए। यानी जो लोग पहले जनजाति थे वो भी बाद में जो है राजपूत जो है में कन्वर्ट हो गए थे। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में भी अपना संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बन पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वो जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, हम लोग देख लिए कि जो जनजाति लोग थे, सिंपल सी बात, वो भी जो है अब किस में कन्वर्ट हो गए थे, मतलब जाति में शामिल हो गए थे। जनजाति लोग जाति में, मतलब क्या बोल रहा है, जैसे कि हमारा ये जो 4 जाति है, ठीक थे, वर्ण थी, ठीक है, ये अब जाति में विभाजित हो गया था। जनजाति लोग तो अलग है ना, तो बहुत सारे जनजाति लोग भी जो है वो लोग भी जो है आपका जैसे ये राजपूत बन गए थे और जाति व्यवस्था में शामिल हो गए थे।
नज़दीक से एक नगर देखिए, स्थानांतरित कृषि को पता है ना, स्थानांतरित कृषि क्या होता है? स्थानांतरित कृषि क्या होता है, जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे कृषि कर रहे हैं, 2 साल 3 साल की है, तो लगातार अगर हम लोग करेंगे तो वहाँ की जो उर्वरता होती है वो खत्म हो जाती है। तो हम लोग 2 3 साल करने के बाद क्या होता है, जब वो खत्म हो जाती है तो हम लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, दूसरी जगह फिर क्या करेंगे, पेड़ पौधे को साफ करेंगे, उसे जलाएंगे, फिर वहाँ कृषि करेंगे। तो ये एक तरह का घूमतू कृषि हो गया है ना, तो इसी को हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो यहाँ से ना देखिए, और एक तरह का क्वेश्चन आता है जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको हम लोग झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी हम बताएं कि गोंड गोंड से क्वेश्चन आता है। तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वो स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। वो प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ठीक है, इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी और राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहा था, और गढ़ किसी खास गोंड कुल में नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित थे, जिन्हें चौरासी कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बढ़होतों में होता था, जो 12-12 गांव में। तो ये देखिए 84, ये इम्पॉर्टेंट है, हम आपको बता दे रहे हैं कि गढ़ों में विभाजित होता था। जो राज्य की प्रशासनिक अव्यवस्था है, ठीक है, वो जो है राज्य जो था गढ़ों में विभाजित हो रहा था। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ठीक है, यानी गोंड भी जो थे, अलग अलग गोंड में जो है अलग अलग गढ़ था। तो इसी तरह अकबरनामा में बोला गया था कि गोंड राज्य में 70,000 गांव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 84 गांव की इकाइयों में विभाजित था, जिन्हें 84 कहा जाता था। और 84 का भी फिर से डिवीज़न होता था, जिसको बड़होतो कहते हैं। और बड़होतो में 12-12 गांव था। तो ये पूछा जाता है। ठीक है, बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल दिया। उनका मूल्यतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया था। मतलब पहले जो था ना, जनजाति लोग में सब समान थे, सब रिश्तेदारी से एक दूसरे से रिलेटेड थे, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये लोग में भी जो है डिफरेंसेस पैदा होने लगा था। ठीक है, ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता, अब गोंड सरदार जो है राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त हो गया। और ये जो जमीन दान में दिया करते थे ब्राह्मण लोग, इसको लेकर ब्राह्मण लोग भी प्रभावशाली बन गए थे। गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। उनके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से शादी की थी। तो देख लीजिए, इसका किसके बारे में बोल रहा है, राजा अमनदास के बारे में बोल रहा है। ये गोंड थे लेकिन ये राजपूत बन गए थे और इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। इसके पुत्र का नाम था दलपत ने महोबा के चंदल राजपूत सालबाहन की पुत्री से विवाह किया था और दुर्गावती नाम था। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उस समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और समर्पण करने की बजाय वो मरना बेहतर समझी। उसका पुत्र भी तुरंत बाद मारा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है दुर्गावती के बारे में। दुर्गावती किसकी पत्नी थी, किसकी बेटी थी। ठीक है, गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था और इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में 20 कीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में
हथिया लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद कोट राज्य कुछ समय तक चलता रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथी जो था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि हाथी यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाथियों को पकड़ने और राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में बहुत ही धन कमाया था। किसके बारे में बोल रहा, तो गढ़कटंगा के बारे में बोल रहा है, यानी यहाँ के लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अहोम सोनाने सेनापति थे, अहोम सेना के सेनापति थे लाचित बड़फुकन। 1671 में सराया घाट के युद्ध में लचित बड़फुकन ने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। मुगल सेना में 18,000 घुड़सवार, 30,000 सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 5,000 बंदूक सैनिक और 1,000 तोप थे, जिनका नेतृत्व अंबर ने के शासक राम सिंह द्वारा किया गया था। लाचित के सैन्य कौशल से मुगल सेना के विस्तार पर रोक लग गई। नौसेना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई ये लड़ाई इतिहास में सराय घाट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खैर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे देखिए अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। उन्होंने भूइयाँ भूस्वामी लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने छुटियों 1523 और कोछाचो 1581 में के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। देखिए आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था 1530 में अहोम लोग किए थे। 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का भी निर्माण हो गया था। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। मीर जुमला के नेतृत्व में किया गया था अहोम राज्य पर हमला। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों के यहाँ पे पराजय हुआ था। ठीक है, तो अहोम राज्य जो है ना बेगार पर निर्भर थे। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम किया जाता है ना उसको बेगार कहा जाता है। वो पाइक कहलाते थे। ठीक है, वो क्या कहलाते थे, पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपने बारी आने पर निश्चित संख्या में एक पाइक भेजने होते थे। उसके लिए जनगणना के बाद साघन आबादी वाले इलाकों में से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था और इस प्रकार अहोम कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरे होते होते प्रशासन खासा केंद्रित हो चुका था। तो ये समझ में आ गया पाइक क्या होता है। पाइक मतलब क्या होता है, जो कि फ्री में जिससे जबरन काम किया जाता है। और उस समय अहोम लोगों का ये था कि अपने अपने राज्य से अहोम को एक पाइक निश्चित संख्या पे पाइक को भेजा जाता था, है ना। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में लगे रहते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए बता दे रहे हैं। अहोम राज्य जो है कुलों में विभाजित था। इसको हम लोग खेल कहते थे। ठीक है, वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 ईस्वी के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपने पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो अहोम के बारे में आप देख चुके हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट था जो कि डिस्कस किए हम लोग। देखिए बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया है ना।
अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जनजाति, जब हम लोग पढ़े तो, कि जनजाति लोग ना, इन लोगों के पास किसी तरह का लिखित सामग्री नहीं था। ये लोग अपनी परंपरा का संरक्षण कैसे करते थे? तो मौखिक तरीके से किया करते थे। ये क्वेश्चन जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर जनजाति से क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट करता है सीटेट, ठीक है। यही क्वेश्चन को, तो जनजाति लोग किसी भी तरह का मौखिक दस्तावेज, लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे अपने मतलब संस्कृति को की संरक्षण के लिए। ये लोग जो है मौखिक तरीके से जो है अपनी संस्कृति का संरक्षण किया करते थे। तो ये था हम लोगों का आज का चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, क्लास 7 का पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही जो है हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। चैप्टर वाइज भी करेंगे, फिर हम लोग साथ में भी पूरे क्लास 7 का एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 तक हो गया, तो और 2-3 क्लास में हमको लगता है, आई थिंक हम लोगों का क्लास 7 जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप सीटेट अगस्त 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी डाउट होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। हम यहाँ पे बहुत ही एक एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।